हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके परिवार पीएसपी क्लासेज बीकानेर पर। दोस्तों, आप सभी को पता है एक सब्जेक्ट हमारा समाप्त होने के बाद दोस्तों नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर हमने पहले पढ़ चुके हैं और आज हम दोस्तों पटवार हो आपका, पटवार एग्जाम हो, चाहे वीडियो एग्जाम हो, चाहे आपका 4th ग्रेड एग्जाम हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, वो जहां पर आपकी साइंस आती है वहां पर दोस्तों अपनी क्लास महत्वपूर्ण। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको केमिस्ट्री और जो आपकी फिजिक्स है दोस्तों उसका तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन बायोलॉजी है साइंस के अंदर वो मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, केमिस्ट्री में फिजिक्स की मैं अभी नहीं कह सकता क्योंकि हमारे पास नोट्स तैयार नहीं हुए उनके। जो आपके बायो के नोट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। बायो के डबल नोट्स है, एक तो हैंड रिटन वाले नोट्स है और एक कंप्यूटराइज्ड नोट्स है। आपको मैं कंप्यूटर से जो बने हैं नोट्स उनके माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ, और जो आपके हैंड रिटन नोट्स है वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है, वहां से आप पढ़ सकते हो। उनको भी एक बार अपने ये नोट्स पढ़ लेना, उसके बाद उस टॉपिक के अपना हैंड रिटन वाले पढ़ लेना। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, आज थोड़ा सा मैं आपको परिचय दे देता हूँ, उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मैं आज इंट्रोडक्शन ही करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम कौन कौन से साइंस के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे संतुलित आहार दोस्तों। कौन सा? संतुलित आहार। आप सभी को पता है ये टॉपिक लगता है सभी एग्जाम में। 2 नंबर है आपका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में सारी जितना भी पाचन तंत्र है वो पढ़ेंगे। तीसरा दोस्तों पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। कौन सा? रक्त परिसंचरण तंत्र। चौथा पढ़ेंगे हम ग्रंथियां, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट ग्रंथियां हैं वो पढ़ेंगे। पांचवा पढ़ेंगे दोस्तों आपके ग्रंथियों के बाद तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र बड़ा है लेकिन वैसे हम 200 एग्जाम के पॉइंट से ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। छठा आप पढ़ेंगे दोस्तों आपका तंत्रिका तंत्र के बाद श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र के बाद पढ़ेंगे सातवां प्रजनन तंत्र। इनमें आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये टॉपिक हम इसी प्रकार पढ़ने वाले ही है। आठवां पढ़ेंगे दोस्तों उत्तक, और नौवां टॉपिक नोट करो कोशिका, शेल। और 10वां टॉपिक हम पढ़ेंगे आपके कोशिका, फिर दोस्तों आपके पोषक तत्व, पोषक तत्व। और 11वां टॉपिक हम पढ़ेंगे दोस्तों पोषक तत्व के बाद विटामिन। और 12वां टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों हमारी आंख, आई। और 12वां 13वां टॉपिक पढ़ेंगे जंतु जगत दोस्तों, जंतु जगत। और अब कौन से टॉपिक बच गए? 14। एक टॉपिक, ये 2 टॉपिक और होने चाहिए शायद। उत्सर्जन तंत्र, हाँ, उत्सर्जन तंत्र बेटा। और 15वां टॉपिक है कंकाल तंत्र। अब दोस्तों आपके 15 टॉपिक है संतुलित आहार, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ग्रंथियां, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, उत्तक, कोशिका, पोषक तत्व, विटामिन, आंख, जंतु जगत, उत्सर्जन तंत्र और कंकाल तंत्र। ये हमारे कुल मिला के 15 टॉपिक है। अगर दोस्तों इनके अलावा भी आपके टॉपिक ऐसा लगे कि सर ये इसके अलावा हमारा बचा है, 1 मिनट मैं उसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ ना। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपको लगे कि सर ये टॉपिक हमारा बचा हुआ है, आपने ये लिखाया नहीं, तो आज की क्लास वाले हमारी क्लास है इसके अंदर ही कमेंट कर देना दोस्तों। ठीक है ना, क्लास एंड होने के बाद कि सर ये टॉपिक इसके अंदर आपने लिखा नहीं है, ये हमारे एग्जाम में लगता है, ये टॉपिक और करवा देना। ताकि अभी कर देना, बाद में कोई भी स्टूडेंट करेगा मैं नहीं मानूंगा दोस्तों। ठीक है ना। इस क्लास के अंदर आपके पास 3 दिन का टाइम है, 3 दिनों के बाद आपके किसी भी कमेंट पर विचार नहीं किया जाएगा। अभी पहली क्लास इंट्रोडक्शन प्लस आपकी क्लास स्टार्टिंग जो आपका आज का टॉपिक है वो भी साथ में पढ़ने वाले। इतनी चीज आपको समझ में आ गई है तो दोस्तों थम्स अप कर देना। 15 टॉपिक है, करवाने की जिम्मेवारी मेरी है, आपको रेगुलर रहना है। और टेस्ट सीरीज का भी मैं बता दूं दोस्तों, ये इतने टॉपिक हो गए। टेस्ट सीरीज इन्हीं की हमारी एप्लीकेशन पर साइंस के नाम से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में जाओगे, साइंस वाले फोल्डर के अंदर मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती तो मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। ठीक है, उस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपको हर टॉपिक का टेस्ट देना जरूरी है। अगर आपके पास बुक है दोस्तों तो बहुत शानदार ऑप्शन है कि आप बुक से प्रैक्टिस करो। मैं नहीं कहता कि हमारे टेस्ट सीरीज करो दो, लेकिन आपके पास बुक ही नहीं है, डायरेक्ट थ्योरी पढ़ रहे हो, फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही। वैसे मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं यूट्यूब पर भी, जो आपकी टेस्ट सीरीज है ना उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर मैं करवाने वाला हूं। लेकिन आप खुद टेस्ट दोगे ना तब आपको दिमाग के अंदर पता लग जाता है कि मैं फिर क्लास के अंदर करवाऊंगा टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन, तो आपको पता लग जाएगा कि सर ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था क्लास में, अब आपने बताया है बहुत बढ़िया समझ में आ गया है। ठीक है, हर चीज आपके लिए दोस्तों मेहनत मैं कर रहा हूं।
साइंस वाली कुछ टॉपिक दोस्तों मैंने ऐड भी अपने टेस्ट सीरीज में 1-2 टेस्ट क्रिएट भी मैंने कर दिया, लेकिन वो आपके सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। वो आपके 10 अप्रैल के आसपास आपको दिखाई दे देंगे, कोर्स भी आपका हो जाएगा तब तक कुछ, ताकि हर चीज दोस्तों मिले आपको। मेहनत मेरी आपके साथ ही रहेगी, आप जितनी मेहनत करोगे उससे मैं 10% ज्यादा ही करूंगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैंने सारी पीडीएफ वगैरह तैयार कर दिया बायो की, आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी कमेंट करोगे, साथ में आप क्या, अगर मेरे स्टडी मटेरियल, क्योंकि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे को खुद को इतनी नहीं आती है। साइंस दोस्तों आपने काफी स्टूडेंट है रिक्वेस्ट भी किया है कि साइंस पढ़ा दो, लेकिन साइंस में मैं बायो पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। बायो भी कुछ टॉपिक मेरे को आते हैं, कुछ टॉपिक नहीं आते हैं, तो भी मैं कुछ ना कुछ पढ़ाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। जो स्पष्ट रूप से जो बोलता हूँ वो आपके सामने, ऐसा नहीं है कि मेरे पास, क्योंकि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो दोस्तों मैं साइंस कैसे पढ़ा सकता हूँ ये भी आप सोचिए। लेकिन मैंने बायो पढ़ी है, बायो मैंने पढ़ी है, उसी हिसाब से पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। कुछ एक्स्ट्रा चीजें होगी, समझाने का तरीका वगैरह आप सारे देख लेना। फिर आपको ऐसा लगे कि सर आप मत पढ़ो, हम ऐसा अपने आप ही पढ़ लेंगे, आप क्यों हमें दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा दो, तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं है कि आप मेरी दोस्तों बुराई करोगे और मुझे बुरा लगेगा, नहीं दोस्तों। मैंने आपसे सजेशन मांगा है, जो पढ़ाऊं अगर समझ में ना आए तो आज वाली क्लास के अंदर ही कमेंट कर देना कि सर आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा दो, साइंस हम कहीं और से पढ़ लेंगे, या हमसे पढ़ना तो भी बता देना, ठीक है। इतनी चीज आपको मैं कर सकता हूँ। इसके बगैर या इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब कोई किंतु परंतु का प्रश्न नहीं पूछेगा, समझ में आ जाना चाहिए। क्लास का टाइम सही यही है, जो अब क्लास देख रहे हो आज लाई हुई है, वही टाइम आपका फिक्स रहेगा, कोई भी टाइम में आपका चेंज नहीं है। जब तक आपकी क्लास चलेगी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मेरा पूरा का पूरा जो आपकी थ्योरी की क्लास है वो रिकॉर्डिंग में आने वाली है, ठीक है। लाइव नहीं होगी। लाइव कौन सी क्लास होगी, लाइव होगी हम जब प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू, और एमसीक्यू की प्रैक्टिस में लगभग 11-12 अप्रैल के आसपास में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। मेरा स्टडी मटेरियल तैयार हो रहा है, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि एमसीक्यू के सारा सब्जेक्ट में एक साथ, अब साइंस में जब प्रैक्टिस करवाऊंगा ना लाइव वाले, उसके अंदर ऐसे नहीं करवाने वाला मैं उसको। बता दूं, हमारे देखिए हमारे कौन कौन से टॉपिक थे, 1 मिनट में पीछे लेता हूं। ये देखो, संतुलित आहार, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ग्रंथि, इन चारों को एक दिन में निपटारा कर दूंगा। आपको बता दूंगा ये टॉपिक कल करवाने वाला हूं, आप पढ़ के आ जाओगे, फिर उस क्लास के अंदर पूरा निपटारा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में संतुलित आहार पढ़ा फिर अगले दिन पाचन, तो इतने में टाइम खराब होता है ना। प्रैक्टिस भी होगी, पूरा टॉपिक भी रिवीजन हो जाएगा, हर चीज ठीक है। लेकिन आपको भरोसा, कंटिन्यू रहना पड़ेगा क्लास के अंदर। इसके बगैर कोई भी चीजें समझ में नहीं आने वाले, चाहे किसी भी टीचर के पास चले जाना। मैंने दोस्तों कंप्यूटर की लगभग 14 दिन की क्लास लगाई थी, और काफी बच्चे हमारे रेगुलर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आर्ट एंड कल्चर दोस्तों अभी कंप्लीट हो रही है, बस थोड़ा सा सिलेबस बचा है दोस्तों, उसका भी दोस्तों देखो कितना बढ़िया रिस्पॉन्स आपका रहा। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं दोस्तों, क्योंकि मेहनत मैंने भी की है और मेहनत आपने भी की है, मेहनत आपने भी कसर नहीं छोड़ी वास्तव में। और अब मैं साइंस का और राजस्थान ज्योग्राफी की भी क्लासें आपकी साइंस में जैसे रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों। मैं रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं करता, मैं रिकॉर्डिंग करता हूं पहले करके छोड़ देता हूं, एक टॉपिक के पीछे लग जाता हूं, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग हुई ऑफ, उसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी की तरफ, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी के मैं नोट्स बना रहा हूं, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन पटवार एग्जाम से पहले आपका राजस्थान ज्योग्राफी हो जाएगी। ये ऊपर आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगा और साथ में आपका सिलेबस भी, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी 15 दिन में निपटारा है, बस वो अपना रिवीजन करना है, और तो क्या है उसके अंदर, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। आपका कौन सा आपका टॉपिक है जो आपका आज पढ़ेंगे बेटा, वो है आपका मानव पोषण दोस्तों। जो आपका संतुलित आहार है वही आपका ह्यूमन न्यूट्रिशन दोस्तों। मुझे इंग्लिश वगैरह इतनी ज्यादा नहीं आती, आप कमेंट करोगे सर आपको इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड है वो बोलिए। आपके सामने कुछ वर्ड इंग्लिश में मैंने प्रोवाइड करवाए, ताकि कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी होते हैं, लेकिन सारी मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं प्रोवाइड करवा सकता, क्योंकि मैं खुद कंटेंट तैयार करता हूं, खुद हर चीज प्रोवाइड करना सारी मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी हर चीज कोशिश आपके साथ है। नोट्स बनाओगे अच्छा है, अगर नहीं बनाते तो क्लास को 2-3 बार देख लेना। अगर थोड़ा बहुत शुल्क है दोस्तों, क्योंकि पीडीएफ बनाने में मेहनत लगती है, तो थोड़ा सा पेड आपका पेमेंट है इसका, जो आपका एप्लीकेशन पर आपको दिखा देगा ई बुक वाले सेक्शन में, वहां से आप इस बुक को परचेज भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको प्रिंट में चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना, पेड स्टूडेंट के लिए वो मैं करूंगा दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि मेहनत मेरी बहुत ज्यादा लगती है इसके अंदर। लगभग दोस्तों हमारे मेरे 3 दोस्त इसके अंदर लगे थे, तब जाके ये तैयार हुई है। लगभग 3 दोस्तों ने 10 दिन की मेहनत है। अब देख लो उनका दोस्तों
वो भी चाहते हैं कि मैं चार्ज नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि सर आप फ्री पढ़ा दो फ्री में, लेकिन हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं प्रिंट फॉर्मेट में या आप दे रहे हो, फ्री में नहीं देने देंगे सर। आप केवल पढ़ाने के लिए हम आपको दे सकते हैं ये पीडीएफ, लेकिन क्योंकि हमने मेहनत की है और आपको बच्चों को देना है तो उससे थोड़ा सा शुल्क हमें लेना पड़ेगा। वो कह रहे हैं, खुद मेरे फ्रेंड्स है वो कह रहे हैं। अब मेरा दोस्तों, मैंने पीडीएफ तैयार उन्हीं से करवाई है। अब वो तो अब शुल्क मांग रहे हैं, तो अब मेरे पास इनका कोई उपचार नहीं है। मैं क्लास के अंदर जो चीजें प्रोवाइड करवा सकता हूँ वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप क्लास के माध्यम से रिवीजन, ऐसा हो सकता है दोस्तों 2-3 बार क्लास को देख लो। जो अब काफी स्टूडेंट कहते हैं सर ऐड आते हैं, अरे ऐड तो थोड़ा बहुत आते हैं दोस्तों, वो यूट्यूब की तरफ से, कुछ हमारी तरफ से भी ऐड होते हैं, लेकिन आप है ना डाउनलोड करके देख लिया करो क्लास को। 2-3 बार देखनी होती है ना, डाउनलोड कर लिया करो क्लास, उसके बाद ऐड नहीं आएंगे, बस सारा काम दोस्तों खत्म। हमारा तो दोस्तों ये अपना लॉस हो रहा है, लेकिन आपका फायदा होना चाहिए, ठीक है ना। जो चीज है वो अपनी रियल बोलते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि। और लाइव में देख लो 1-2 ऐड आते हैं, ज्यादा ऐड भी नहीं आते। मैं ऐड कम करवा दिए वैसे बहुत ज्यादा दोस्तों मैंने। पहले ऐड ज्यादा आते थे, लेकिन हम ऐड अब मिनिमम से कम ऐड। और अब दोस्तों एमसीक्यू क्लासेस चलेगी ना, तब और भी ऐड कम करवा दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो। मानव पोषण दोस्तों, अब स्टार्ट कर रहा हूं। कोई भी स्टूडेंट किंतु परंतु का नहीं होना चाहिए। मैंने 10 मिनट के अंदर सारी चीजें बता दी। अब कोई भी स्टूडेंट अगली क्लासों के अंदर भी कमेंट नहीं करेगा कि सिलेबस कब होगा, क्या होगा, किस प्रकार होगा। सिलेबस मुझे करवाना है। मैं एक टॉपिक एक क्लास में करवाऊं, 2 क्लासों में करवाऊं, मैंने आपसे सिलेबस कंप्लीट करवाने की जिम्मेवारी ली है, तो आपको जिम्मेवारी मैं उस पर निभाऊंगा, ठीक है। चलो, मानव पोषण ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। मानव पाचन जो तंत्र है उसके बारे में वैसे देखा जाए स्पष्ट स्पष्ट रूप से दोस्तों, आपका यानी पाचन तंत्र दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पोषण किस प्रकार होता है, इसमें क्या कुछ है दोस्तों, आप खाते हो, खाना कैसे किस तरफ जाता है, सारी चीजें दोस्तों। खाना आप मुंह के माध्यम से मुंह में रखोगे, फिर दोस्तों इस प्रकार आपका जाता जाता दोस्तों कहां तक आपका खाना जाता है, किस प्रकार जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब दोस्तों, पोषण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें मानव शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बाहर से कुछ पोषक तत्व खाद्य पदार्थ के लिए जाते हैं दोस्तों। क्या आपको दोस्तों एक क्या है, जैविक प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप क्या लोगे, खाना लोगे, वो मानव शरीर के अंदर वृद्धि करने का, मानव शरीर के अंदर विकास करने का भी कार्य करता है। वो आपका पोषण ही होता है। उसके बगैर दोस्तों खाना आप खा रहे हो या खाना नहीं खाओगे, अपने शरीर के अंदर दोस्तों क्या हो जाएगी, कमजोरियां होगी जाएगी। आपको ऐसा लगेगा आज खाना एक दिन खाना नहीं खाओगे तो भी आपको ऐसी लगेगी सर आज तो कुछ खाया नहीं, आज सब काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, इस प्रकार आपको लगेगा या नहीं लगेगा। सर हमें तो नहीं लगेगा। पाचन तंत्र में भोजन में उपस्थित जटिल जो पोषक पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का प्रोटीन के विभिन्न एंजाइम होते हैं, उनकी सहायता से दोस्तों क्या होता है, भोजन का रासायनिक क्रियाओं से छोटे छोटे घुलनशील अणुओं का दोस्तों डाइजेशन होता है, ठीक है। वो होता है आपका यानी पाचन होता है। पोषण प्रक्रिया दोस्तों किस प्रकार आप पोषण पोषण प्रक्रिया 4 चरणों में होती है। देखा जाए तो आपका पोषण तत्वों का सेवन, पाचन, अवशोषण यानी मिलान आपका हो जाएगा। अपना ये अवशोषण मिलान का मतलब है पोषक तत्वों को रुधिर के माध्यम से कोशिका तक पहुंचाना। ये आपका इस अपनी असिमिलेशन कहलाता है दोस्तों, यानी अवशोषण कहलाता है। आपने दोस्तों यहां से खाना खाया, यहां से दोस्तों, ये मानव पाचन तंत्र का चित्र है दोस्तों। और इसमें आंतों में, छोटी आंतों में, बड़ी आंतों में घूमता घूमता दोस्तों यहाँ पर लेवर के अंदर, ये लेवर हो गया, ये स्टोमक हो गया, अमाशय दोस्तों। ये सारी चीज दोस्तों, मुझे इतनी इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बता रहा हूँ ना। और यहाँ से दोस्तों आपका एनएस के माध्यम से बाहर आपका खाना, ये आपका। और चौथा होता है उत्सर्जन तंत्र। इन सभी की दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहला खाना कहां से खाया, मुख गुहा से दोस्तों। मुख गुहा दोस्तों, ये आपकी मुख गुहा, ये आपकी ग्रास नाली हो जाएगी, ये आपके इसोफेगस दोस्तों जिसे कहते हैं, ग्रास नली। उसके बाद स्टोमक अमाशय के अंदर गया, उसके बाद आंतों के माध्यम से दोस्तों आगे चला गया दोस्तों, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई इस चित्र के माध्यम से। चलो, इसमें प्रश्न दोस्तों किस प्रकार बनता है, सबसे पहले कहां पर खाना खाया, इसोफेगस क्या है, पहले ग्रास नाली में दोस्तों, क्रम वाइज पूछ लेता है कई बार, थोड़ा सा इस चित्र को देख लेना, ठीक है। वैसे आगे मैं क्रम वाइज ही पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले प्रोटीन, इसमें नाम आया था आपका प्रोटीन दोस्तों, यहाँ पर आपने पढ़ा था ना। देखो, आपके शरीर में विकास पदार्थों के लिए सर्वाधिक आपका प्रभावित होता है प्रोटीन, यानी पोषक तत्व। पोषक तत्व में क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन होता है क्या सर, अमीनो अम्ल का सूत्र दोस्तों आपका, जिसमें आपके न्यूट्रिशन होते हैं, जिसमें जो हाइड्रेट है दोस्तों, ये कार्बन, ये सारी चीजें बनकर दोस्तों आपका अमीनो अम्ल का सूत्र बनता है। जिसमें एल्काइल का समूह है आपका उदासीन समूह है,
और आपका ये सारे। लेकिन आपके प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। किस प्रकार के? प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है, यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। प्रोटीन ऊर्जा के अणु होते हैं, यानी एनर्जी आपके अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन 4.1 से 4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है। ये अभी सीटी में हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था, उसके अंदर पूछा गया 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर कितने? 4.1 से लेकर 4.2 कैलोरी ऊर्जा। और प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? मुल्डर दोस्तों। कौन है? प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की जाती है? मुल्डर था, वो करता है दोस्तों आपके प्रोटीन की खोज। और उसी से दोस्तों उसे वही कहता है कि यह प्रोटीन है। हमें तो क्या पता था दोस्तों प्रोटीन का। उसके बाद प्रोटीन का नाम दिया था दोस्तों बिर्जेलियस के द्वारा। दोस्तों कौन देता है? अपने बिर्जेलियस दोस्तों, ये आपका वैज्ञानिक था, इनके प्रोटीन नाम दिया था। खोज तो आपके वुडलर ने की थी, लेकिन नाम की बात करें तो बिर्जेलियस। और प्रोटीन संरचना की जो खोज है वो आपके कौन करता है? प्लिंग ने। और प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल दोस्तों। क्या होती है? अमीनो अम्ल। आपसे ये भी पूछा गया। अब दोस्तों ये वन लाइनर फॉर्मेट में है, इन चीजों को एग्जैक्ट आपको रखना पड़ेगा। एक प्रोटीन के निर्माण में न्यूनतम 20 अमीनो अम्ल की क्या होती है? आवश्यकता। एक प्रोटीन में दोस्तों कितनी कैलोरी? 4.1 से 4.2 कैलोरी। एक प्रोटीन निर्माण में कितने दोस्तों? न्यूनतम अपने 20 अमीनो अम्ल के होने की आवश्यकता है। प्रोटीन की खोज दोस्तों आपके मुल्डर करता है। प्रोटीन नाम किसने दिया था? बिर्जेलियस ने। और प्रोटीन की संरचना की खोज की बात करें तो प्लिंग ने। और प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो अमीनो अम्ल। और प्रोटीन किस प्रकार का है? एक कार्बनिक है, ना कि एक कार्बनिक। और प्रोटीन ऊर्जा के अणु होते हैं दोस्तों। प्रोटीन क्या होते हैं? ऊर्जा के अणु। अब दोस्तों आगे नोट लगाकर दोस्तों जो चीजें लिखी गई है, अगर एक कार्बन के साथ उसकी 4 संयोजकता पर 4 अलग-अलग कार्बनिक समूह जुड़े होते हैं, तो ऐसे कार्बन को दोस्तों अपने क्राइल दोस्तों कहते हैं, काराइल कार्बन कहते हैं दोस्तों। ये आपके न्यूट्रिशन है। इसके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन दोस्तों ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इस प्रकार के दोस्तों आपके क्या कहलाते हैं? क्राइलो कार्बन। प्रोटीन के दोस्तों कार्य, अब ये चीजें आपको याद नहीं करनी, एग्जाम में नहीं पूछता, ये कुछ समझाने के लिए एक्स्ट्रा चीजें जो आपने दोस्तों ने ऐड कर दिया, लेकिन आपको ये चीजें याद नहीं करनी। याद क्या करनी है? ये एक तो ये आपका पूरा का फॉर्मेट आपका याद होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद प्रोटीन के कार्य कई बार पूछ लेता है दोस्तों आपके, कथन कौन सा सही है गलत उसमें। प्रोटीन में ये हमारी मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होते हैं। ये कोशिका का अणु जो आपकी कोशिका का ऊर्जा अणु भी होता है। ये अंगों तथा उत्तकों को निर्माण में सहायक होते हैं। और ये जीवन के आधारशिला होती है दोस्तों। प्रोटीन के बिना जीवन दोस्तों संभव नहीं है। प्रोटीन आपकी किसी भी प्रोटीन दोस्तों, जिस आपका प्रोटीनों के अंदर आपके शरीर के अंदर कमी हो जाएगी, तो आप क्या कार्य कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे। इसी के माध्यम से आपका जीवन है वो चल रहा है। अंगों व उत्तकों के निर्माण दोस्तों, प्रोटीन की कमी से आपके उत्तक है उनके निर्माण नहीं होते, नए उत्तकों का। कोशिका ऊर्जा का होती है, उसका अणु होता है ये आपका। और मांसपेशियों को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए दोस्तों आपका प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमीनो अम्ल के प्रकार दोस्तों, एक तो होता है उदासीन अमीनो अम्ल, हाइड्रोजन आयन अपने ऑक्साइड हाइड्रोजन दोस्तों आपका, जिसमें एलाइन, गेलाइन दोस्तों, वेलाइन दोस्तों, ये 3 प्रकार के आपके अपने अमीनो अम्ल होते हैं। एक तो एलाइन होता है, एक ग्लाइन होता है, सॉरी ग्लाइसिन होता है, और एक वेलाइन होता है। एल्कोहलिक दोस्तों आपका अमीनो अम्ल, ऐसे अम्ल जिनमें एक दोस्तों एल्कोहलिक समूह में OH अपने माइनस मौजूद हो। उदाहरण के लिए आप बात करें सेरीन दोस्तों। अमीनो अम्ल दोस्तों, ये तो था एल्कोहलिक अमीनो अम्ल, ये था अपने अम्लीय अमीनो अम्ल। उदाहरण की बात करें ग्लिस्टेमिक एसिड pH 7 से, जिनका pH 7 से कम हुआ है अपना अम्ल का दोस्तों, ग्लिस्टिक अम्ल होता है उसका, तो वो आपके अम्लीय अमीनो अम्ल कहलाते हैं। और क्षारीय अमीनो अम्ल की बात करें तो अपने लेसिन दोस्तों। 2 अमीनो अम्ल के बीच के बंध को दोस्तों क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? 2 अमीनो अम्ल के बीच के बंध को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध दोस्तों। और उसके बाद अमीनो अम्ल दोस्तों, अमीनो अम्ल की बात करें, आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल। वे अमीनो अम्ल जिनका सेवन हम भोजन के माध्यम से करते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों? आपके अमीनो अम्ल दोस्तों। जो आपके सोयाबीन हो गया, अपने दूध खाते हो क्या, यानी कैसीन प्रोटीन होता है उसके अंदर। अब दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन। गेहूं हो गया, अंडा हो गया, मशरूम हो गया, दालें हो गई। 1 ग्राम प्रोटीन में 1 अंडा दोस्तों होता है, सॉरी 6 ग्राम प्रोटीन होता है 1 अंडे के अंदर। 100 ग्राम पनीर के अंदर 14 ग्राम प्रोटीन होता है। यह आपके सारे के सारे यानी सेवन भोजन के माध्यम से करेंगे, उसके माध्यम से में जो प्राप्त होता है, जो आवश्यक अमीनो अम्ल हो गए।
और अनावश्यक की बात करें वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर ही होता है दोस्तों। ये तो दोस्तों अपने सोयाबीन में प्रोटीन होता है, दूध में होता है, गेहूं में होता है, अंडा में होता है, मशरूम में होता है, दालों में होता है, ये तो प्रोटीन होता है। लेकिन कुछ दोस्तों आपके अमीनो अम्ल है जिनका निर्माण दोस्तों आपके शरीर के अंदर ही आपका निर्माण होता है, वो आपके अमीनो अम्ल हो जाते हैं। अनावश्यक पोषक तत्व है, एक तो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोस्तों, यानी आपके स्थूल पोषक तत्व है यानी और सूक्ष्म अपने पोषक तत्व है दोस्तों। एक बार पानी पी लेता हूँ, थोड़ा गला खराब है थोड़ा सा दोस्तों, थोड़ा सा काम लगा हुआ था आज दिन में घर पे। मिट्टी का धूल वगैरह का काम था इसलिए आज गला थोड़ा सा दोस्तों, इस वजह से थोड़ी बोलने में दिक्कत हो रही है ना। उच्च सेवन वाले पोषक तत्व दोस्तों, स्थूल पोषक तत्व में कौन से आते हैं आपके उच्च सेवन वाले पोषक तत्व है। कार्बनिक यौगिक वाले तत्व है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटास, सल्फर दोस्तों, ये आपके सारे कार्बन, हाइड्रोजन दोस्तों, ये सारे के सारे कार्बनिक यौगिक वाले हो जाएंगे दोस्तों। जिसमें उदाहरण की बात करें कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, एंजाइम दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल दोस्तों, ये सारे के सारे दोस्तों आपके स्थूल पोषक तत्व में आते हैं। और आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बात करें सूक्ष्म पोषक तत्व में निम्न सेवन वाले पोषक तत्व है। एक कार्बनिक यौगिक तत्व है, कार्बन अनुपस्थित हो, जैसे पानी में दोस्तों कोई कार्बन थोड़ी होते हैं, अनुपस्थित होता है, उसके अंदर किसी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं क्या, नहीं होते। और खनिज हो गया, खनिज में बात करें कार्बो अपने प्रोटीन, फैट, विटामिन, अपने मिनरल दोस्तों, वाटर दोस्तों, ये सारों में दोस्तों, ठीक है। ये आपके दोस्तों क्या हो गया, ये आपके न्यूट्रिएंट्स हो गए दोस्तों अलग अलग आपके, जिनके माध्यम से कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, प्रोटीन के अंदर, फैट हो गया दोस्तों, विटामिन हो गया, लिपिड्स यानी एंजाइम हो गया, ये माइनर वाटर उनमें सारों में। अब कार्बोहाइड्रेट से शुगर दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से शुगर किस प्रकार की बात करें, कार्बो कार्बन, हाइड्रेट्स यानी H2O पानी, कार्बो में यानी सी का मतलब होता है कार्बन और H2O इसमें जुड़ के दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, शुगर बनती है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उपस्थित हो वो क्या क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट तत्वों में दोस्तों CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये अभी हाल में शायद मुझे थोड़ा बहुत याद है पशु परिचय में पूछा गया था। कार्बोहाइड्रेट तत्वों में दोस्तों अपने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दोस्तों और अपने कार्बन का अनुपात कितना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 1:2:1। उदाहरण की बात करें ग्लूकोज C6H12 दोस्तों O6 को दोस्तों किस प्रकार, कार्बन 206, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6, तो ऑटोमेटिक दोस्तों इनको काटापेटी कर लोगे 1:2:1 आएंगे। ये दोस्तों कार्बनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के अणु होते हैं और इनमें हमारे शरीर को ऊर्जा, इनसे क्या होती है, हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन पढ़ा था दोस्तों कितनी कैलोरी, इसमें 4.2 से 1 से 4.2 होती है और इसमें 4.2, लगभग 4.2 ही मान के चलो दोनों में होती है, कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो उसमें। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में दोस्तों 4.2 कैलोरी होती है और एक का अपने ग्राम दोस्तों प्रोटीन के अंदर भी 4.1 4.2 कैलोरी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन दोस्तों, पाचन किस प्रकार करोगे, मुंह के माध्यम से, एंजाइम की वजह से पाचन होता है दोस्तों। क्या होता है, एंजाइम के माध्यम से इनका पाचन होता है। अब दोस्तों अलग अलग है दोस्तों, सेलेवरी अपने सॉरी एमाइलेज और फेथालेन एलाइमेज एंजाइम दोस्तों। आंशिक पाचन तंत्र होता है दोस्तों, क्या आंशिक पाचन होता है, पूरा पाचन इनके माध्यम से नहीं होता। जो कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन मुंह के अंदर थोड़ी होता है दोस्तों, अंत में होगा, फिर छोटी आंत। एंजाइम की वजह से पाचन होता है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद अग्नाशय रस, उसके बाद पूर्ण पाचन यहाँ पर होता है। सबसे कुछ पाचन दोस्तों, आंशिक पाचन तो मुंह के अंदर है और पूर्ण पाचन कहां पर होता है, छोटी आंत में। यही प्रश्न पूछा जाएगा और ये नीचे वाली चीजें नहीं पूछी जाएगी क्योंकि ये समझाने के लिए चीजें लिखी गई है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पर होता है, मुंह के अंदर आंशिक, और पूर्णतः छोटी आंत में। एक दिन में आवश्यक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, 350 से 400 ग्राम ही आपको कार्बोहाइड्रेट की आपकी आवश्यकता होती है। और कार्बोहाइड्रेट की इकाई की बात करें, सेकेराइड जो आपकी शुगर, सेकेराइड इकाई के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, एक तो मोनोसेकेराइड, एक पॉलीसेकेराइड, एक ऑलिगोसेकेराइड दोस्तों। समझ में आया क्या, सर कुछ नहीं आ रहा तो दोस्तों आपको पॉइंट पॉइंट याद कर लो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं छोड़ दो, और चीजें याद थोड़ी करनी है। अब कार्बो अपने
हाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया सैकेराइड इकाई के आधार पर तो पूछा गया, तो आपको याद रखना है 3। कौन कौन सी है, तो आपके मोनोसैकेराइड, मोनोपोली, ओलिगो, बस इस प्रकार याद रखो, मोनोपोली, ओलिगो। अब मोनोसैकेराइड की बात करें सर्वप्रथम, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें केवल एक ही सैकेराइड इकाई उपस्थित हो उन्हें मोनोसैकेराइड कहते हैं दोस्तों। समझ में आया क्या? कार्बोहाइड्रेट में जिनमें एक ही सैकेराइड आपके उपस्थित हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्साइड दोस्तों, इनसे बना OH दोस्तों, ये आपका एक ही तो है आपके इसमें, यानी आपके ये कार्बन की ये आपके सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 से 7 कार्बन की मौजूद श्रृंखला होती है। 3 कार्बन शुगर, 4 कार्बन शुगर आपके, 5 कार्बन राइबोस शुगर, 6 कार्बन ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोस्तों, और 7 कार्बन से शुगर बनती है अपने हेप्टोज, हेक्सोज, पेंटोज, टेट्रोज, ट्राइओज दोस्तों। ये मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, जितनी आती है उसी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मोनोसैकेराइड दोस्तों ये आपकी हो जाती है, यानी जेल में दोस्तों आपका पूर्ण आपका छोटे छोटे भागों में के अंदर होती है। अगले आती है पोलोसैकेराइड। इसमें पहले आपके उदाहरण देख लेते हैं। ग्लूकोज स्रोत की बात करें, आप फल से मिलेगा, जिसे जूस, दूसरा नाम है रुधिर शर्करा, यानी रुधिर के माध्यम से शुगर के अंदर आप सॉरी आपका ब्लड शुगर के अंदर माध्यम से मिलना। फ्रुक्टोज स्रोत, ग्लूकोज किसके माध्यम से, आपके फल वगैरह जूस माध्यम से। फ्रुक्टोज दोस्तों इसमें गन्ना फल, दूसरा नाम है गन्ना शर्करा। फ्रुक्टोज वह एक प्राकृतिक सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है। और ग्लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज शर्करा से टूटने से बनता है। ऊर्जा का तत्काल स्रोत भोजन कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड का प्रकार ही होता है दोस्तों। आपका भोजन का किस प्रकार का होता है दोस्तों, पॉइंट बनता है यहाँ पर। ऊर्जा का तत्काल स्रोत क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड। उसके बाद आता है आपका अलिगोसैकेराइड। अलिगोसैकेराइड के अंदर क्या आता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें जिनके पास एक से अधिक 10 से कम सैकेराइड इकाइयां हो, उनमें कितनी 7 ही तो होती, लेकिन इसमें कितनी हो, एक से अधिक हो लेकिन 10 से कम हो, उन्हें अलिगोसैकेराइड कहते हैं। 2 शर्करा हो डाइसैकेराइड, 3 हो तो ट्राइसैकेराइड, 4 हो तो टेट्रासैकेराइड, 5 हो तो पेटासैकेराइड दोस्तों। ये आपके लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज का सूत्र दोस्तों। लैक्टो दोस्तों इसमें सामान्य सूत्र दोस्तों क्या होता है, कार्बन 12, हाइड्रोजन अपने 22, ऑक्सीजन 11, ठीक है। इसमें दूध शर्करा होती है। माल्टोज, माल्टोज दूसरा दूसरा नाम होता है ड्राई फ्रूट्स, और सुक्रोज का दूसरा नाम होता है टेबल शर्करा यानी शहद शर्करा। और उसके बाद पॉलीसैकेराइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 10 से ज्यादा सैकेराइड इकाई मौजूद हो, उन्हें पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड के 2 रूप होते हैं, एक तो भंडारण रूप और एक है संरचनात्मक रूप। भंडारण में देखा जाए कहां पर, आपका ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन होता है ये अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं, वो तो कहलाते हैं दोस्तों आपका ग्लाइकोजन। और स्टार्च जो आलू या चावल या मक्का से दोस्तों के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें दोस्तों कहते हैं, यानी अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं दोस्तों आपके स्टार्च। और इन अपने इनुलिन दोस्तों, ये आपके डालिया यानी पौधों के भंडारण के रूप में होता है दोस्तों, यानी फ्रुक्टोज से मिलकर दोस्तों आपके ये बने होते हैं। उसके बाद आते हैं संरचनात्मक दृष्टि से दोस्तों, आपके सेल्यूलोज से बनी हुई दोस्तों होती है। काइटिन, ये कवकों की कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। कीड़ों की बाहरी परत काइटिन की बनी होती है। और आपके सेल्यूलोज की बात करें, ये बीटा ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। अपने कैथाइन, ये नेग से बने होते हैं। नेग दोस्तों यानी नाम पढ़ देना दोस्तों, एक्टी ग्लूकोजमाइन माइन दोस्तों, आपका ग्लूकोजमाइन। नोट्स, सेल्यूलोज ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट है। यह पदार्थ की कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाता है। कहां पर दोस्तों, कोशिका भित्ति के अंदर। कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट, सबसे मीठा कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट दोस्तों अपने स्प्राटिम, डेक्सट्रोज, सुक्रोज और अपने स्कारिन दोस्तों। ठीक है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है बेटा, उसके अंदर तो आप जब नाम पढ़ लो, याद कर लो दोस्तों, किसी भी प्रकार कर लो, आपके मन में है वैसे कर लो, ठीक है ना। उसके बाद पाचन होता है दोस्तों। पाचन तंत्र में डाइजेस्टिव सिस्टम तंत्र कौन सा, अंगों का समूह है। पाचन यानी जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइम की सहायता से आपके सरल अपने पदार्थों से टूटना यानी पाचन कहलाता है दोस्तों। यही आपका पाचन है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन हम दोस्तों यहां तक अपने संतुलित जो आहार है उसके अंदर ये आपका टॉपिक कंप्लीट करते हैं दोस्तों, ठीक है ना, संतुलित आहार के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया इतनी चीजें, छोड़ दो, समझ में आ गया कितनी बता देना दोस्तों, ठीक है। चलो।